मैंने पिछले 30 वर्षों का बीपीएससी में पूछे गए मॉडर्न हिस्ट्री के सवालों का एनालाइज किया है, इंक्लूडिंग द पेपर ऑफ सीडीपीओ, बीपीएससी असिस्टेंट एग्जामिनेशन, ऑडिटर एग्जामिनेशन और द टीआरई एग्जामिनेशन। तो एक बात इससे साफ साफ निकल कर आ रही है कि इफ़ यू कवर द स्पेक्ट्रम बुक ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री तो आपके 90% से ज़्यादा क्वेश्चन एक्सक्लूडिंग बिहार स्पेशल यानी बिहार स्पेशल को छोड़कर आपको स्पेक्ट्रम से ही लड़ते हुए दिखेंगे। और ये मैं कोई ऐसे ही नहीं बोल रहा, प्रॉपर एनालिसिस 700 से ज़्यादा क्वेश्चन का एनालिसिस करके बता रहा हूँ। तो ये तो एक बात हो गई। अब दूसरी बात जो आपको समझनी है, अगर आप 72nd बीपीएससी या फिर फर्दर प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जो प्रीलिम्स में सब्जेक्ट वाइज वेटेज हैं उसमें आप हिस्ट्री के वेटेज को देखिए। ऑन एवरेज आप 30 क्वेश्चन हर साल हिस्ट्री के क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें से 20 या उससे ज़्यादा क्वेश्चन तो सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री से आता है। इससे 2-3 बात क्लियर निकल कर आती है कि आपको मॉडर्न हिस्ट्री एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट के रूप में है, जिसमें बिहार स्पेशल के मॉडर्न हिस्ट्री के सेक्शन भी हैं। दूसरी बात कि आपको स्पेक्ट्रम से रिटर्न भी मिल रहा है। अगर क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते तो मैं आपको कभी भी नहीं बोलता कि आप स्पेक्ट्रम पढ़ें, तो मैं तो बोलता कि भाई आप लूसेंट पढ़ो, काम हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे एस्पिरेंट्स ये भी बोलेंगे कि सर लूसेंट से तो क्वेश्चन आते हैं, बाकायदे आते हैं, लेकिन एक दो प्रश्न का आप हमें ज़रूर जवाब दें। पहली बात कि क्या सिर्फ आप बीपीएससी प्रीलिम्स निकालने के लिए ही पढ़ रहे हैं? तो मेरे ख्याल से तो नहीं ही बोलोगे आप। तो अगर नहीं है तो यानी आपको मेंस के लिए भी पढ़ना पड़ेगा। लेकिन क्या आपको लूसेंट और दूसरे के नोट्स में मेंस मिल जाते हैं? नहीं मिलते हैं। उसके लिए तो भाई आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए, जो कि आपको बुक रीडिंग से या फिर डिटेल्ड अध्ययन करके आती है, तो वो आपको बुक से मिलेगी। दूसरी बात जो मैं काफ़ी कमिटमेंट के साथ बोल रहा हूँ कि 68 और 69 का पेपर प्रीलिम्स का आपने देखा होगा, और अगर आपने देखा है तो ये तो पक्का पता चल गया होगा कि लूसेंट से तो क्वेश्चन उस समय नहीं ही लड़े थे। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऑफ द मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम से लड़े थे। तो अगर भविष्य में 72nd में हो सकता है एग्जामिनेशन का पैटर्न कुछ उस तरीके का आ गया, कुछ लेवल इंक्रीज हो गया, तब क्या करोगे? यू विल बी ब्लैंक्ड। फिर आप बोलोगे कि भाई एक साल तो बर्बाद हो गया, अच्छा होता कि मैं अच्छे बुक को पढ़ लेता, अभी तो टाइम भी था। तो इन दोनों चीज़ों को मैंने सोच कर ये आपके लिए बात कही कि रेफरेंस बुक या सोर्स बुक आपका अच्छा होना चाहिए और विजनरी होना चाहिए कि आप अगले 1-2 सालों के आगे की और पीछे के ट्रेंड को समझकर आप अपनी तैयारी करो। अब ये तो क्लियर हो गया कि आप स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे, लेकिन मेंस में क्या रिलेवेंस है इसका, हम उस पर भी देख लेते हैं। तो अगर मैं मेंस की बात करूं तो इसमें भी मॉडर्न हिस्ट्री का रिलेवेंस काफ़ी ज़्यादा होता है। इसमें भी आपको बिहार स्पेशल के एक सेक्शन होते हैं और इंडियन नेशनल मूवमेंट के भी सेक्शन होते हैं। तो आप देखिए किन किन टॉपिक पर क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये भी देखना जरूरी है। ट्राइबल रिवोल्ट से क्वेश्चन आते हैं, रिवोल्ट और 1857 और बिहार का रोल से क्वेश्चन आता है, चंपारण सत्याग्रह से आता है, वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार जो कि बिहार स्पेसिफिक है। उसके बाद जो शॉर्ट्स क्वेश्चन आने लगे हैं ट्रेंड चेंज होने के बाद, पैटर्न चेंज होने के बाद, यहाँ पर आप देखिए ब्रिटिश एक्ट्स एंड पॉलिसी लाइक काउंसिल एक्ट। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते इंडियन नेशनल कांग्रेस, पर्सनालिटी सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद, गांधी जी की विचारधारा, नेहरू जी की विचारधारा, ये सब पर तो क्वेश्चन हर साल आते हैं और ये आपको स्पेक्ट्रम में दिए गए हैं। और इवन आप टेस्ट सीरीज इवन मेंस का लिखते हो तो जो क्वेश्चन आता है उसके जो आंसर्स दिए रहते हैं तो वो भी यहीं से मोस्टली तो कॉपी पेस्ट ही होते हैं या बिपिन चंद्र के बुक से होंगे। ठीक है, तो वाई यू शुड नॉट रीड? अगर आपके इतने सारे डोमेन को ये कवर कर रहा है तो सब्जेक्ट पर पकड़ होनी जरूरी है। लेकिन फिर एक और
आपके मन में डाउट आ जाता है, आप देख रहे हो मैं आपके मन के डाउट को पकड़कर आपका समाधान निकालने का प्रयास कर रहा हूँ, सो दैट जो चैलेंज हमने फेस करी थी वो चैलेंज कम से कम आप ना फेस करो, तो टाइम पर आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाए। तो एक जो डाउट आपका आता है, जो चिंता आपकी नज़र आती है, वो ये कि स्पेक्ट्रम के तो 900 से ज़्यादा पेज है, उसमें भी आपको बिहार स्पेशल का अलग से 300 पेज का बुक ये सब पढ़ना पड़ेगा, तो भाई मुश्किल है। तो मुश्किल है तो क्या नहीं पढ़े? क्वेश्चन तो वहीं से आ रहे हैं। नहीं, पढ़ना है। डिस्पाइट दिस इज चैलेंजिंग, चैलेंजिंग है आई नो, लेकिन इसका तरीका है और इस तरीके को आप स्मार्ट स्ट्रैटेजी के अंतर्गत रखकर आगे बढ़ सकते हैं। वो तरीका ये है कि नॉट एवरी चैप्टर, नॉट एवरी लाइन इज इम्पॉर्टेंट। तो ऐसे जब आप छाट लोगे ये चैप्टर को, जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, तो मुश्किल से आपके 400 से 500 पेज में चीज़ें सिमट जाएंगी, तो 60% ओनली। तो भाई ऐसे ही आप चिंता कर रहे थे, आप देखो आपको 60% ही पढ़ना है। और बिहार स्पेशल के लिए देखो, बिहार स्पेशल के लिए मैं क्लियर कर देता हूँ कि या तो आप बिहार एक परिचय इम्तियाज अहमद जी का आता है, या फिर बिहार समग्र केबीसी नैनो का आता है, या मेरे नोट्स जो मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर ही दिया हूँ, 1-2 सेक्शन बचा है, तो आप इनमें से कोई पढ़ ले। लेकिन मेंस के लिए मैं कहूँगा कि सफिशिएंट नहीं है। इवन मेरे नोट्स भी सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि उसको तो प्रीलिम्स में कंसिडर करके मैं बनाया था। बट मेंस के लिए जब आप स्पेक्ट्रम पर होगी तो उसमें बिहार स्पेशल का तो सेक्शन नहीं है, तो एक तो ये है कि थोड़ा आपको अलग से नोट्स बनाने पड़ेंगे, और इसके लिए मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, यानी कि मेरे पास जो नोट्स हैं, चाहे वेस्टर्न एजुकेशन का हो, चाहे जो भी टॉपिक बिहार स्पेशल से पूछे गए हैं, तो वो मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ और आप उस पर रिलाई कर सकते हो। लेकिन बिहार स्पेशल पढ़ने से पहले आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ना, क्योंकि एक बार कंटेक्स्ट आपको समझ में आ जाएगा, बस बिहार का रोल क्या क्या था, कैसे कंट्रीब्यूट किया, उसी डोमेन में तो पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो आपका चिंता खत्म हो जाएगा, आपको समझने में दिक्कत ही नहीं आएगी। राइट, अब चलते हैं मेजर पॉइंट पर, जो आप मेरे ख्याल से अभी तक इंतजार कर रहे थे कि कौन से टॉपिक, कौन से चैप्टर स्पेक्ट्रम के पढ़े। उससे पहले इस स्लाइड को आप देख लीजिए, जो है पूरा वेटेज टॉपिक का जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया है। मेंस का तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है आपको, और आगे वाले आने वाले वीडियो में मेंस के लिए अलग से स्ट्रेटजी भी शेयर करेंगे। बट प्रीलिम्स का आप देखिए, तो 31% जो क्वेश्चन है वो आपका गांधीयन इरा एंड फ्रीडम स्ट्रगल से पूछा गया है। 31%। ओके, उसके बाद 15% रिवोल्ट से पूछा गया है, चाहे वो ट्राइबल रिवोल्ट हो या पीजेंट रिवोल्ट हो। इवन 1857 और वीर कुंवर सिंह के बारे में तो आप सुनते ही हो, हर साल वीर कुंवर सिंह के बारे में क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके बाद देखिए अर्ली नेशनलिज्म इन कांग्रेस, कांग्रेस का फॉर्मेशन, सेशंस किसने लीड किया था, कुछ इंपॉर्टेंट एक्शन जो सेशंस में हुए थे, उन सब पर क्वेश्चंस घूमता है। उसके बाद ब्रिटिश के एक्ट्स एंड एक्सपेंशन, लाइक कंपनी का स्थापना है, या फिर जो आपका मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म है, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक 1919 है। 35 है, यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, डायरेक्टरी है, सब्जेक्ट्स है। उसके बाद बुक्स, जर्नल्स एंड ऑथर्स, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म एंड एजुकेशन। उसके बाद रिवोल्यूशनरी मूवमेंट। तो आप देखिए कि ये पूरा आपका इंश्योर करता है कि इन सब डोमेन में आपका टॉपिक घूम रहा है। ठीक, तो ये क्लियर हो जाने के बाद अब हम आते हैं मेन पॉइंट पर, विच चैप्टर्स ऑफ द स्पेक्ट्रम यू शुड रीड, कौन से चैप्टर्स को आपको पढ़ने हैं। तो एक एक करके चर्चा करेंगे। उसके बाद हम कवर करने वाले हैं कि करना कैसे है। भाई सिर्फ चैप्टर्स मेंशन कर देने से तो काम नहीं चलेगा ना, आपको पढ़ना कैसे वो भी पता होना चाहिए, ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए, और जब भी आप चैप्टर फिनिश करो तो आपको याद हो जाना चाहिए कि जो चीज़ें हमने पढ़ी है, इवन मेंस के पर्सपेक्टिव से भी। तो चलिए पहले सोर्सेज पर डिस्कशन कर लेते हैं। चैप्टर्स पर, सोर्सेज तो हमने डिस्कस कर लिया कि कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं या छात्राएँ हैं, तो एक्चुअल में मैं आपको टेलीग्राम पर इसका हिंदी और इंग्लिश ट्रांसलेशन वाला PDF दोनों प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप चिंता ना करें। और हाँ, एक बात और कि 2022 का जो एडिशन है स्पेक्ट्रम का या उसके बाद का, तो लगभग जो चैप्टर्स हैं, यूनिट्स हैं, वो सेम ही है। तो अगर आपके पास 2023 का है या फिर 2024 का है या लेटेस्ट है तो कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज आई हैव मैच्ड यूनिट्स एंड चैप्टर्स सेम है 2022 के एडिशन के बाद या 2022 का एडिशन भी। ठीक, तो ये आपका यहाँ पर यूनिट है, और यहाँ पर आपको चैप्टर्स दिए रहते हैं। जैसे आप देखो यूनिट 1 है,
तो एक तो चैप्टर 1 है और इसके अंदर आपको चैप्टर 2 मिल जाता है ऐसे करके। तो ये थोड़ा सा आपको बेटर क्लैरिटी के लिए कि आप कंफ्यूज ना हो तो मैंने बता दिया। तो अब आते हैं कि क्या आपको पढ़ना है क्या नहीं। देखिए, यूनिट 1 के 2 चैप्टर्स है, बिल्कुल नहीं पढ़ने, एकदम नहीं पढ़ना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। लेकिन जो आपके यूनिट 2 हैं, यहाँ से आपको शुरुआत करनी है, क्योंकि यहाँ से आपका एडवेंट ऑफ यूरोपियंस होता है, यानी कि यूरोपियंस का अराइवल और कैसे इन्होंने पावर को कंसोलिडेट किया। तो चूंकि आपका जो भी मॉडर्न हिस्ट्री है इन्हीं पर आधारित है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कब आया, क्या स्थापित किया था, कहाँ स्थापित किया था, किसके साथ लड़ाई हुई, झगड़े हुए, उनके साथ ट्रीटी हुए, तो वो सब आपको बेसिक ओवरव्यू हो जाना चाहिए। मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सेक्शन है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्ट्स और एनालिसिस और वॉर ट्रीटी सब शामिल हैं, तो ये थोड़ा सा पेचीदा टॉपिक है, लेकिन आपको करना पड़ेगा इसे, क्योंकि इसके बिना फिर आगे आपको समझने में दिक्कत होगी। ठीक है, तो ये आप जरूर करेंगे। और इसमें जो भी चैप्टर्स दिए हैं, कहाँ तक चैप्टर्स हैं देख लेता हूँ मैं। हाँ, कुल मिलाकर 5 चैप्टर्स इसमें, ठीक है, 5 चैप्टर्स तक वो आपको कवर कर लेने। और यहाँ पर मैं आपको एक सजेशन दे देता हूँ कि अगर आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होती है रीड करने में, तो आप पहले वीडियो समरी देख लेंगे स्पेक्ट्रम का, वो यूट्यूब पर अवेलेबल है, बहुत सारे लोगों ने कराया है, तो उससे आप देख लीजिए फास्ट फॉरवर्ड तरीके से, और एक बार आपकी अंडरस्टैंडिंग हो गई तब आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक, उसके बाद आप यूनिट 3 में आएंगे, जो कि आपका रिवोल्ट ऑफ 1857 का टॉपिक है, और इसमें आपका बीपीएससी मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंस हो जाता है। पढ़ते 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 उसके बाद आप देखेंगे कि लास्ट में आपको समरी का एक सेक्शन आता है, हर एक चैप्टर के अंत में आपको समरी का सेक्शन आता है, तो समरी को भी देखते जाएं एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो समरी में बताई गई उससे आप लिंक कर पा रहे हो जो भी घटनाएं आपने पढ़ी थी। उसके बाद यूनिट 4 जो यहाँ पर दिया गया है, इसको अभी नहीं पढ़ना है, उसको बाद में हम पढ़ेंगे। फिर हम डायरेक्ट शिफ्ट करने वाले हैं यूनिट 5 में, जो कि हमारा तीसरा यूनिट होगा पढ़ने की क्रम में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको मैंने ऑलरेडी बताया भी है पूरा ग्राफ पाई चार्ट दिखाकर कि जो नेशनल स्ट्रगल का पीरियड है, फ्रीडम स्ट्रगल का, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसमें आपको वैसे मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जैसे आज चैप्टर 10 देखिए नेशनलिज्म, जो कि पीपीएससी का एक फेवरेट टॉपिक भी है मेंस में। उसके बाद देखिए नेशनल कांग्रेस जो चैप्टर 11 है, ये हो गया। फिर आएंगे हम यूनिट 6 जो हमारा क्रम में यूनिट 4 होगा, तो नेशनल मूवमेंट 1905 से 1980। ठीक, तो इसमें आपके 12 से लेकर 14 चैप्टर्स हैं। मिलिटेंट नेशनलिज्म के बारे में आपको यहाँ पढ़ना है। उसके बाद रिवोल्यूशनरीज एक्टिविटीज़ कौन कौन शामिल थे, कहाँ पर गतिविधि हुई थी, फर्स्ट वॉर, उसका इम्पैक्ट इंडिया पे, सब कुछ है इसमें। उसके बाद साथ के साथ क्रम में हम इरा ऑफ मास नेशनलिज्म, ये तो काफ़ी क्रुशियल है, क्योंकि आप समझिए कि गांधीयन फेज की एंट्री तो लगभग इसी पीरियड में होती है 1917 के बाद से। और याद करिए चार्ट को, हमने आपको दिखाया कि 1917 के बाद से क्वेश्चन कितने ज़्यादा पूछे गए। इमरजेंसी ऑफ गांधी, यहाँ पर आप चैप्टर देखिए, तो चैप्टर 15 से लेकर चैप्टर 21 बिना आंख बंद किए पढ़ लेना है। वैसे आप पढ़ सकते हो क्या मजाक कर रहा हूँ। अब आते हैं हम यूनिट 8 जो कि हमारा क्रम में यूनिट 6 होगा, टुवर्ड्स फ्रीडम एंड पार्टीशन। तो आप देखिए पढ़ते पढ़ते हम आज़ादी के क्रम पर पहुंच गए हैं, जिसमें आपको चैप्टर नंबर 22 से चैप्टर नंबर 25 तक पढ़ना है। और समरी के बारे में तो ऑलरेडी मैंने बताया कि क्या करना है इसके बारे में। क्विट इंडिया मूवमेंट, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। आज़ाद दस्ता बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन मेंस में, तो कम से कम क्विट इंडिया का बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगा, तभी तो आप आज़ाद दस्ता और जयप्रकाश नारायण के रोल के बारे में आप लिख पाओगे। ठीक, और इसमें जो भी इंपॉर्टेंट प्लान्स है, चाहे वो श्री राजगोपालचारी प्लान हो या फिर वेबल प्लान हो, देशी लियाकत पैक्ट हो, ये सब प्रीलिम्स के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके बाद है आपका पोस्ट वॉर नेशनल सिनेरियो, जिसमें आईएनए ट्रायल्स, इलेक्शन रिजल्ट्स, कैबिनेट मिशन, ये सब आपके टॉपिक कवर करने हैं। उसके बाद आपका अंतिम में आता है इंडिपेंडेंस विद पार्टीशन, तो हमने बताया ये उसी यूनिट नंबर 8 का हिस्सा है, तो ये आपको पूरा पढ़ लेना है। फिर आते हैं एक और इम्पॉर्टेंट यूनिट पर, जहाँ से आपके बहुत सारे प्रीलिम्स के क्वेश्चन बनते हैं। वो है आपका, जब भारत ब्रिटिश के अधीन था तो बहुत सारे गवर्नेंस और बहुत सारे इन्होंने चेंजेस लाए थे एडमिनिस्ट्रेशन में, पुलिस में, तो वो सब चेंजेस इस यूनिट के अंतर्गत अलग से दिए गए हैं, इसको कवर करना है आपको। तो इसमें आप देख लीजिए चैप्टर नंबर 26 से लेकर 32 तक है, जिसमें मेंस का भी डोमेन शामिल हो जाता है इसमें, क्योंकि मेंस पर इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल, तो लेटेस्ट में इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं।
फिर आप देखिए इवोल्यूशन ऑफ सिविल सर्विसेज, चार्टर एक्ट 1833, 1853, इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद रिफॉर्म्स अंडर वेरियस वाइसराय एंड गवर्नर जनरल, उन सब पर क्वेश्चन आ रहा है, तो वो भी कवर करना है। सर्वे ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी क्या था, ये सब कीवर्ड भी है आपका जो आप मेंस में यूज करते हो, डिवाइड एंड रूल या फिर जमींदार, सोशल रिफॉर्म्स, है कि नहीं है। उसके बाद देखो आप परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवाड़ी सिस्टम, ये सब इसी सेक्शन के अंतर्गत है, तो आपको ऐसे पढ़ना है और कंप्लीट करना है इसे, क्योंकि इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। इवन चैप्टर 28 जो कि है इकोनॉमिक इम्पैक्ट, और ये आप ऐसे सब में भी यूज कर सकते हो जो ब्रिटिश ने एडमिनिस्ट्रेशन में चेंज किया तो उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट होता है, तो सोशल रिलेटेड कोई ऐसे का टॉपिक आता है तो आप उसमें भी यूज कर सकते हो, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। तो ये कवर कर लेने के बाद फिर देखिए प्रेस पर क्वेश्चन आता है। इवन आप देखा होगा 71st बीपीएससी के प्रीलिम्स में भी प्रेस पर क्वेश्चन आया, तो क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर एजुकेशन पर भी क्वेश्चन आता है, मेंस में तो है ही क्वेश्चन भाई। डेवलपमेंट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार, जिसमें कुछ कुछ इनके पॉइंट्स आपको लिखने पड़ेंगे और थोड़ा सा बिहार के कंटेक्स्ट में एग्जाम्पल देना पड़ेगा, तो ये भी ज़रूरी है। उसके बाद देखिए पीजेंट मूवमेंट जो हुए, फिर मूवमेंट ऑफ वर्किंग क्लास, तो कुल मिलाकर हम चैप्टर 32 तक पहुंच गए। अब जो है आपका यूनिट 10 जो कि इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी कि अब तो आज़ादी मिल गई, पॉलिसीज भी हमने पढ़ लिया, तो अब यूनिट 10 पढ़े कि नहीं पढ़े ये भी एक डाउट रहता है। लेकिन उससे पहले आप याद करो एक चैप्टर मैंने आपको, एक यूनिट शायद मैंने छोड़ दिया था, वो है सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म वाला ना, तो उसे पहले आप कवर कर लेना। अब बात आती है कि आज़ादी के बाद वाला सेक्शन पढ़े, तो इसमें कुछ सेक्शन पढ़ना है, ज़्यादा नहीं। और आप समझिए कि ये जो है आपका यूनिट 10, जिसमें आप चैप्टर नंबर 34, चैप्टर नंबर 35 लाइक मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब है, यहाँ तक पढ़ना है। मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसमें छोड़ देनी है, क्योंकि वो आप एम लक्ष्मीकांत से कर लोगे, तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसमें दिए गए हैं। ठीक, तो ले देकर आपको तो 20 पेज ही है इस सेक्शन में, तो आपको बस ये कवर कर लेना है, 20 पेज पढ़ लेना है, मेरे ख्याल से 3-4 घंटे में समाप्त हो जाएगा। तो क्यों इसको छोड़ना, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे पॉइंट्स आपके मेंस के लिए और आपके एसएस सेक्शन के लिए बनते हैं कि क्या चैलेंजेस थी, फिर भी भारत जो है चैलेंजेस को निपट कर बाहर आया, तो ये कितना पॉइंट आप ऐसे में यूज कर सकते हो। फिर प्रीलिम्स स्पेसिफिक भी है, लाइक बाउंड्री कमीशन, इन सब पर भी क्वेश्चंस आते हैं, तो वो भी आप कवर करते चलोगे। ठीक है, और उसके बाद आप समझिए कि एक बस सेक्शन आपका बच जाता है, वो है जवाहरलाल नेहरू के लीडरशिप का, और ये मेंस स्पेसिफिक है, क्योंकि मेंस में बीपीएससी में थॉट्स पूछे जाते हैं, तो इनके जो कार्य हुए हैं उसके बारे में अवेयर आप रहिए। और आजकल आप जानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू के बारे में काफ़ी ज़्यादा चर्चा होती रहती है, तो वैसे भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने का आसार होता है, क्योंकि इट इज़ वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक ऑफ बीपीएससी फॉर द मेंस। तो चाहे शॉर्ट क्वेश्चन में हो या लॉन्ग क्वेश्चन में हो, दोनों में से पूछा जा सकता है थॉट्स के ऊपर। तो इस प्रकार से आपका पूरा जो है स्पेक्ट्रम का टॉपिक मैंने मेंशन कर दिया है कि आपको कहाँ पढ़ना है, कितना पढ़ना है। और एक चीज़ आपको मैं और बताता हूँ, जो आपका एक्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट्स आप पढ़ते हो, लाइक पार्लियामेंट्री रिफॉर्म या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, 1935, तो ये जो है ना, इसके साथ जो इसमें आप पढ़ोगे, तो एम लक्ष्मीकांत में भी आपका इवोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन करके सेक्शन है, तो उसके साथ आप पढ़ना, क्योंकि कुछ उसमें भी यूनिक पॉइंट्स दिए हैं जो इसमें नहीं दिए, जो इसमें दिए वो उसमें नहीं दिए, तो साथ में जब इसे आप पढ़ोगे तो एम लक्ष्मीकांत के उस टॉपिक को साथ में कर लेना, तो आपका काम हो जाएगा। एक कॉन्फिडेंस भी आएगी कि हमने पूरा टॉपिक के पॉइंट्स को कवर कर लिया है। अब एक सवाल उठता है कि कैसे पढ़ना है, इस पर कोई बात नहीं करता, इस पर मैं बात करूंगा कि कैसे पढ़ना है, सो दैट मैक्सिमम आउटपुट हो आपका। वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है, बट इट इज़ क्वाइट नेसेसरी टू हैव अंडरस्टैंडिंग अबाउट इट, अदरवाइज आप दिल गलती कर बैठा है ना। तो एक चीज़ आप ध्यान रखो, जब भी आप इस बुक को पढ़ोगे तो मिनिमम आपका 3 राउंड तो होना ही चाहिए, 3 बार तो पढ़ लो कंठस्थ से। लेकिन जब आप पहली बार पढ़ने की शुरुआत करते हो, तो शुरुआत में आप डायरेक्ट चैप्टर पर जंप मत करो, कि चैप्टर शुरू करने से पहले आप बीपीएससी में जो 3-4 सालों, ज़्यादा पीछे जाने की बात नहीं है, 3-4 सालों में जो पीवाईक्यू पूछे गए हैं प्रीलिम्स के और मेंस के, दोनों को देखो। क्यों देखे भाई, तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि जब हम बुक पढ़ेंगे तो कौन से पॉइंट्स को हमें पिकअप करना है, कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, तो ये हमें आइडिया लग जाएगी। और फिर आप जब अंडरलाइन करोगे, हाईलाइट करोगे, तो सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट को ही करोगे, आलतू फालतू पॉइंट को नहीं करोगे। और मुश्किल से 60 से 70 क्वेश्चन होते हैं, तो भाई 60 से 70 क्वेश्चन देखने में क्या दिक्कत है, अगर आपको ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन दे रहा है तो। फिर अब आते हैं, एक है एक्टिव रिकॉलिंग वाला। एक्टिव रिकॉलिंग से पहले एक बात मैं आपको बता दे रहा हूँ कि
जब आप पहले राउंड पढ़ेंगे तो आप बुक्स को कुछ भी हाईलाइट नहीं करें, क्योंकि यू डू नॉट नो व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट व्हाट इज़ नॉट। डिस्पाइट आप पीवाई देखें फिर भी उतना आइडिया नहीं लगता अगर आप फर्स्ट पढ़ें या फिर आप पहले कभी नहीं पढ़े या फिर हिस्ट्री के बारे में कंटेक्स्ट या आइडिया नहीं है तो और चैलेंजिंग हो जाता है। तो पहले राउंड में आपको बस पढ़ना है विदाउट हाईलाइट। जब आप दूसरे राउंड में आओगे तो फिर आप हाईलाइट करेंगे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तब तक में आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और जब आप चैप्टर कंप्लीट कर लेते हो, मान के चलो मैंने यूनिट डिस्कस किया था, अभी यूनिट के अंदर आपके चैप्टर्स है, ठीक है, तो सेकेंड राउंड में चैप्टर्स कंप्लीट करने के बाद आप क्वेश्चन और आंसर के फॉर्मेट में रिवाइज करना सीखिए। मैं बोल रहा हूँ सीखिए क्योंकि ये आपकी हैबिट नहीं है, यू नीड टू लर्न। कैसे करेंगे एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। अगर मान लीजिए चंपारण सत्याग्रह आप पढ़ रहे हो, तो चंपारण सत्याग्रह के बहुत सारे डोमेन आप पढ़ रहे होगे, कहाँ हुआ था या फिर किसने लीड किया था, काउजेस क्या थे। तो कंप्लीट हो जाने के बाद आपको 4W+H+I अप्रोच अपनाना है, जो कि आपका एक्टिव रिकॉलिंग का पावर हाउस है। क्या है 4W मतलब? 4W का मतलब ये हुआ कि आप टॉपिक जो भी पढ़े हो उसमें आप रिवाइज करते वक्त क्वेश्चन पूछिए अपने आप से, व्हाट, कि चंपारण सत्याग्रह क्या था। फिर आप पूछिए व्हेन, कब हुआ था। फिर आप पूछिए वेयर, कहाँ हुआ था। फिर पूछिए व्हाई, क्यों हुआ था। 4W क्लियर हो गया। फिर आप आइए एच में हाउ, ये मूवमेंट कैसे प्रोसीड किया था, वायलेंट था, नॉन वायलेंट था, और कौन लोग शामिल हुए थे, ये सब आपको थोड़ा सोचना है। फिर है आपका आई यानी कि इम्पैक्ट, इम्पैक्ट क्या हुआ इस मूवमेंट का। तो क्या आप इस तरीके को समझ रहे हैं? इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर फॉर मेकिंग यू अंडरस्टैंड परमानेंटली इन टू योर ब्रेन। अदरवाइज आप 5 बार भी रिवीजन करोगे, 6 बार भी रिवीजन करोगे, आपको लगेगा कि हमने बहुत कुछ पढ़ लिया, बहुत कुछ जान लिया, बट एग्जाम में रिप्रोड्यूस नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो रिप्रोड्यूस करने का तरीका है एक्टिव रिकॉल, और आप टाइम भी बहुत ज़्यादा बचा लोगे। 1-2 बार थोड़ा मुश्किल लगता है, बट 1-2 चैप्टर्स के बाद ये बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। और थर्ड राउंड आते आते तो आप समझिए कि मास्टर ही हो जाओगे। हाँ, मैंने आपको बताया कि अगर कुछ चैप्टर्स पढ़ने में आपको डिफ़िकल्टी आती है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, तो यूट्यूब पे वीडियो समरी देख लेंगे, उसके बाद रीड करेंगे, तो माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स महसूस होता है, क्योंकि ओवर भी पता हो जाती है। उसके बाद पढ़ते हैं तो चीज़ें फ्लो में बनती रहती है। एंड अल्टीमेटली यू हैव टू राइट द मेंस PYQ। और PYQs के बुक्स आप ज़रूर ले लेंगे, या फिर आपके पास PDF होगा। मैं तो प्रेफर करूँगा कि बुक्स आप लीजिए, और फिर टॉपिक पढ़ने के बाद, सब्जेक्ट्स पढ़ने के बाद आप उसके आंसर्स को लिखिए, एंड यू विल बी फीलिंग कॉन्फिडेंट कि हाँ तरीका तो सही है। तो आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और किसी भी प्रकार की डाउट हो, सवाल हो, तो आप हमसे पूछिए बेझिझक में। हम देखते हैं कि क्या हमें डिस्कस करना है, वो आपके ही प्रायोरिटी के आधार पर होगा। तो अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आप ज़रूर अपने दोस्तों के बीच में शेयर करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।